गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 रसायन विज्ञान, उसमें भी चैप्टर नंबर 3। आप सबको पता है मैं 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, रासायनिक समीकरण, अम्ल क्षार और लवण। आज हम अध्ययन करेंगे धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहला टॉपिक इसमें है तत्व। तत्व क्या होता है? वे सूक्ष्मतम कण जिससे पदार्थ का निर्माण होता है। वे सूक्ष्मतम कण जिससे किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए इन्हें 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 धातु, अधातु, उपधातु। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, वे सूक्ष्मतम कण जिससे पदार्थ का निर्माण होता है उसे तत्व कहते हैं। तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए इन्हें 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 धातु, नंबर 2 उपधातु, नंबर 3 अधातु। धातु, अधातु, उपधातु। आप सबसे पहले इसको नोट करेंगे। अध्ययन करेंगे धातु क्या होता है, मतलब मेटल क्या होता है। आप जानते होंगे तारों में विद्युत धारा बहता है। अगर किसी पदार्थ में विद्युत धारा या ऊष्मा का चालन हो तो वह धातु होगा। अगर किसी भी पदार्थ में किसी भी तत्व में विद्युत या ऊष्मा का चालन हो तो वह धातु होगा। इसलिए परिभाषा क्या है? वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अर्थात धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं। जैसे आप देखिए, अगर मान लो हम ले लिए सोडियम। सोडियम आपको पता है ये 11 होता है परमाणु क्रमांक में, K, L, M, N 2, 8, 1। अगर यह अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले तो इस पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। ठीक, तो इसीलिए यह क्या बनाया? धनायन बनाया। अगर कोई भी तत्व अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाए तब भी वह क्या कहलाएगा? धातु कहलाएगा। इसीलिए दूसरी परिभाषा क्या है? धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे भी क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। तो आप इसको नोट करेंगे परिभाषा में, वे तत्व जो ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं धातु कहलाते हैं। अर्थात धातु वे तत्व होते हैं जो जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब आप देखिए एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम, कॉपर। उत्कृष्ट धातुओं में Ag, Au, Pt। आप इसी तरह पढ़ेंगे क्षारीय मृदा धातुओं में। और अब एक नोट देखिए इसके बाद। अभी हम बोले कि जब अगर कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो क्या बनाता है? धनायन। इसलिए हम धातु को क्या बोल सकते हैं? धातु विद्युत का धनायन होता है। अगर मान लो कोई और एग्जाम्पल है तो जैसे आप मान लो ले के 19 होता है, 2, 8, 8, 1। अगर यह अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तब भी इस पर क्या आएगा? प्लस 1। मतलब यह भी क्या बनाया? धनायन। इसीलिए कहा जा सकता है धातुओं विद्युत के धनात्मक होते, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। अब एक चीज है, आप बहुत सारे ऐसे तत्व के बारे में पढ़े होंगे जो कमरे के टेम्परेचर पर, कमरे का टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री टेम्परेचर होता है। कुछ धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, परंतु आपने मरकरी का नाम सुना होगा। अगर उसको नॉर्मली कमरे के टेम्परेचर पर रख दिया जाए तो वह द्रव अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पर 2 नोट है। पहला नोट है धातु विद्युत के धनात्मक होते हैं। दूसरा नोट है कुछ धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होते हैं, परंतु कुछ धातुएं कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं। आप पूरा नोट कर सकते हैं। धातुओं के भौतिक गुण आप पढ़ेंगे। धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। धातुओं के भौतिक गुण निम्नलिखित होते हैं। नंबर 1 आप पढ़ेंगे धात्विक चमक, मेटेलिक लस्टर। तो आप पढ़ेंगे, अभी आप पढ़े हैं कि जो धातु होता है वह अपने अंदर से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को निकालता है। अभी एक उदाहरण लिए थे, मान लो हम ले ले Mg, कोई तत्व Mg है 12, इसका होता है परमाणु क्रमांक KLMN 2, 8, 2। अगर यह अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो इस पर कितना आवेश आएगा? 2। अभी हम बात करने जा रहे हैं कि ये धात्विक चमक कैसे आती है। धात्विक चमक कैसे आती है? अगर किसी तत्व से, आप जान रहे हैं धातु तभी बनेगा जब यह अपने अंदर से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को मुक्त अवस्था में त्यागेगा,
तभी क्या बनेगा, धातु बनेगा। लेकिन आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनके ऊपर हम पेंट कर देते हैं या कलई कर देते हैं, फिर भी वह क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार युक्त होती हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह चमकदार होती है तथा धातु पर लेप या पालिश करने से भी, तथा धातु पर लेप या पालिश करने से भी उनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है। अभी आप क्या पढ़े हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण भी धातु चमकदार होता है, या उन पर लेप या पारा लगाने से भी क्या होते हैं, धातु चमकदार होते हैं। उसके बाद आप एग्जाम्पल में देखिए, तांबा, आपको पता है तांबा चमकदार होता है, सोना भी चमकदार होता है, चांदी भी चमकदार होता है। तो आप अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण धातुएं चमकदार होती हैं तथा उस पर अगर कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिस पर हम क्या करते हैं, लेप लगाते हैं या कलई करते हैं, वह चमकदार हो जाती है। आप देखिए उदाहरण में तांबा हो गया, तांबा को आप देखते हैं चमकदार होता है। सोना हो गया, इसका बोलते एयू, चांदी हो गया, यह भी क्या होता है, चमकदार होता है। लेकिन आप बहुत सारे ऐसे भी तत्व देखते हैं जो चमकदार होते हैं, जैसे आप आयोडीन सुने होंगे, आयोडीन, ग्रेफाइट, यह भी चमकदार होता है। लेकिन यह दोनों क्या होते हैं, अधातु होते हैं। क्या होते हैं, अधातु होते हैं। तो आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा कि तांबा, सोना, चांदी ये धात्विक चमकदार होते हैं, ये धात्विक चमकदार के उदाहरण हैं। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट ये क्या चमकीले होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, अधातु होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे धातु क्या होता है, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉनों को त्यागे और अब विद्युत धनायन बनाए, या जिसमें विद्युत का चालन हो, जिसमें विद्युत का चालन हो, वह क्या होता है, धातु होता है। आप इसकी परिभाषा नोट कर सकते हैं। इसकी परिभाषा एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह चमकयुक्त होती है तथा धातुओं पर लेप या पालिश करने से भी उनकी सतह को चमकदार बनाया जा सकता है। आप इस परिभाषा को नोट करिएगा। उसके बाद ये लिखिएगा, तांबा, सोना, चांदी, यह इसके उदाहरण हो गए। अब एक क्या हो जाएगा, नोट हो जाएगा, आयोडीन और ग्रेफाइट, यह क्या होते हैं, आयोडीन और ग्रेफाइट जो होते हैं यह अधातु होते हैं। चमकदार तो होते हैं, जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं धात्विक चमक, लेकिन इसमें यह अपवाद माना जाएगा। आयोडीन और ग्रेफाइट चमकदार होते हैं, लेकिन यह क्या हो जाएंगे, अधातु हो जाएंगे। जो बोला गया आप उसको अपने रफ कॉपी में नोट करिएगा। धातु के भौतिक गुण में नंबर 2 है विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। आप जानते हैं, अभी हम बताए हैं कि जो धातु होता है विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का क्या करता है, चालन करता है। धातु में क्या करते हैं, विद्युत एवं ऊष्मा दोनों का चालन करते हैं। आप फिर बताया गया है कि यह चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। अगर मान लो कोई एक कोई क्षण हम ले लें, उसके बाद मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करें, तो आप देखेंगे अगर मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया गया, तो यह बगल वाले इलेक्ट्रॉन को देगा या इसको देगा या इसको देगा, ऐसे ऐसे यहाँ तक मतलब इलेक्ट्रॉन पहुँच जाएंगे। मान लो हम इसको यहाँ से धारा दिए तो यह धारा यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसी तरह अगर मान लो हम इसको यहाँ पर गर्म किए तो यह गर्म होकर इस इलेक्ट्रॉन को देगा, यह गर्म होकर इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन को, इस तरह यहाँ तक पहुँच जाएगा। मतलब कहने का क्या है, विद्युत एवं ऊष्मीय सुचालकता में भौतिक गुण का मतलब क्या होगा। आप जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो अच्छे चालक होते हैं, कौन से ऐसे होते हैं जो चालन नहीं करते। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे कि अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं। अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात सुगमता से विद्युत तथा ऊष्मा को अपने अंदर प्रवाहित होने देती हैं।
एक बार फिर से सुन लीजिए पूरा परिभाषा। अधिकांश धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, अर्थात सुगमता से विद्युत तथा ऊष्मा को अपने अंदर प्रवाहित होने देती हैं। अब एक चीज देखिए, अगर कोई उदाहरण पूछे तो उदाहरण हो जाएगा AgCuAl, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे अच्छा कौन सा होगा तो सबसे अच्छा होगा Ag, उसके बाद Cu, फिर Al। आप देखते होंगे नॉर्मली जो यहाँ गांव के तारों में लगा होता है उसमें Al ही लगा होता है। लेकिन अब एक चीज़ और बात करते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे टंगस्टन, बल्बों में टंगस्टन लगा होता है, लेड और मरकरी, ये सब क्या है, यह क्या है, विद्युत तथा ऊष्मीय सुचालकता को प्रदर्शित नहीं कर सकते। मतलब ट्रांजिस्टन यह ऊष्मा का चालन नहीं करेगा, लेड यह भी चालन नहीं करेगा, मरकरी यह भी नहीं करेगा। तभी अगर आपसे कोई पूछे इसकी परिभाषा क्या है तो हम परिभाषा बोलें, आप उसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यह लिख लीजिएगा चालकता क्रम फिर अपवाद। मतलब इस टॉपिक को इतना ही तैयार करिए आप, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक का अध्ययन करते हैं भौतिक गुण में। एक नोट है, अभी जैसे आप विद्युत चालकता लिखे तो उसमें है एक नोट कि कौन सा ऐसा तार होता है, किस तत्व का तार होता है जो सबसे अच्छा चालक होता है। तो आप देखिए एक कॉपर है एक सिल्वर है, तो नोट क्या है, विद्युत तार कॉपर तथा सिल्वर धातुओं द्वारा निर्मित होती है जो विद्युत की उत्तम चालक है। तो आप नोट कर लीजिए इसको, विद्युत तार कॉपर तथा सिल्वर धातुओं द्वारा निर्मित होती है जो विद्युत की उत्तम चालक होती है। अगला हम गुण पढ़ते हैं भौतिक गुण में, आघात वर्धनीयता। आप जानते हैं कोई मान लो कोई हम पदार्थ ले लें, कोई भी तत्व ले लें, इसको हम क्या करें, पीटे यह टूटे ना। जैसे आप जानते हैं कोई अगर पदार्थ है, कोई बहुत ठोस पदार्थ है, उसको अगर हम पीटे तो क्या होगा, टूट कर अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता अंग्रेजी में बोलते हैं मोलिबिलिटी। हम क्या कह रहे हैं कि कोई पदार्थ ले ले और इसको हम पीटे यह टूटे ना बल्कि अपने आकार में क्या हो, फैल जाए, इसी चीज को क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। आप जानते हैं सोना होता है, सोना, इसको हम पीट कर, एयू का नाम सुने होंगे, इसको हम पीट कर 0.0001 एमईएम, अब मिलीमीटर, इतनी पतली चादर इसकी बनाई जा सकती है। मतलब सबसे अधिक पतली चादर बनाई जा सकती है गोल्ड की। 0.001 एमईएम पतली चादर हम गोल्ड की बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा क्या होगी, धातुओं के चादर में परिवर्तन होने की क्षमता के गुण को, धातुओं के चादर में परिवर्तन होने की क्षमता के गुण को धातु की आघात वर्धनीयता कहलाती है। धातु की आघात वर्धनीयता कहलाती है। अब आप बात करते हैं, क्या हो गया कि अगर कोई तत्व है उसको हम पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर दें तो क्या कहलाएगा, आघात वर्धनीयता। हम बोले ना अगर कोई एक तत्व है उसको हम पीटे, यह टूटे ना बल्कि और फैल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, आघात वर्धनीयता। अभी बोला गया कि गोल्ड जो होता है इसकी सबसे अधिक पतली चादर प्राप्त की जा सकती है, वो भी कितना, 0.0001 एमईएम। आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं, चांदी को भी पीटेंगे यह भी फैलेगा, इसका भी तार बनाया जा सकता है। सोना, इसका भी, अब बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनको पीट कर बहुत ज़्यादा फैलाया जा सकता है, लेकिन उनमें भी सबसे अधिक कौन सा होता है, 0.0001 एमईएम गोल्ड। सबसे पतली चादर किसकी प्राप्त की जा सकती है, अगर कोई पूछे तो आप कहेंगे गोल्ड की। एक बार आप फिर से परिभाषा आघात वर्धनीयता का सुन लीजिए। इसकी परिभाषा होगी, धातुओं के चादर में परिवर्तन होने की क्षमता के गुण को, धातुओं के चादर में परिवर्तन होने की क्षमता के गुण को
धातु की अघात वर्धनीयता कहलाती है। आप उदाहरण लिखेंगे। अब एक चीज देखिए, इसका अपवाद क्या क्या हो सकता है। अपवाद हो सकता है जिंक और मरकरी। अपवाद जिंक मरकरी Hg। आप जानते हैं ये दोनों भी अगर इनको हम पीट दें, यह भी चमकदार होते हैं। मरकरी को भी आप देखे होंगे, दोनों को देखे होंगे। अगर इनको हम पीटे तो यह फैलेंगे नहीं बल्कि क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यह भी फैलेंगे नहीं बल्कि टूट जाएंगे। इसीलिए ये किस में रखे गए हैं, अपवाद में। अगर हम चांदी को सोने को पीटे तो ये क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। उसमें भी अगर पूछा जाए सबसे अधिक कौन सा फैलेगा, तो सबसे अधिक सबसे पतली चादर किसकी बनेगी, गोल्ड की। उसकी साइज भी क्या होगी, 0.001 mm। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो परिभाषा बोला गया है ये वो लिखेंगे, फिर आप ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर अपवाद लिख लेंगे। ठीक। कठोरता, अंग्रेजी में बोलेंगे हार्डनेस। कठोरता, हार्डनेस। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कठोर होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी तत्व होते हैं जो मुलायम होते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा अगर कोई पूछे तो क्या होगा, तो आप कह सकते हैं साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती है। लेकिन जो आप अपने कॉपी में लिखेंगे वो परिभाषा में एक बार बोल दे रहे हैं, आप उसको नोट करिए। साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती है। जैसे आप जानते हैं अगर एल्युमिनियम लिया जाए, एल्युमिनियम सबको पता है, एल्युमिनियम का तार बनाया जाता है, आप सब जानते हैं कठोर होता है। तांबा, तांबा का भी तार बनाया जा सकता है, ये भी क्या होता है, कठोर। लोहा, लोहे को तो सब जानते हैं कठोर होता है। लेकिन अभी बात करते हैं कौन ऐसे धातुएं हैं, जैसे अभी यहाँ पर लिखा हुआ है अपवाद में सोडियम और पोटेशियम। तो आप जानते हैं सोडियम को तेल में, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, तो ये कठोर होगा या मुलायम होगा, आपको से क्या होगा, मुलायम होगा। पोटेशियम अब मृत धातु होती है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अब आप सोच सकते हैं कठोरता कौन होगा, जिसको चाकू से काटा जा सकता है, या जो मतलब जिनको पीटने पर जल्दी फैले ना, या जिनको तार बनाया जाए, या जो टूटे ना, वो कठोर होंगे, या जो जिनको चाकू से काट दिया जाए। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। साधारण ताप पर साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एल्युमिनियम, तांबा और लोहा। और फिर अगर कोई पूछे कि बताओ अगर सबसे कठोर धातु ये हो गए एल्युमिनियम, कॉपर और लोहा, तो आप बताइए सबसे मुलायम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सोडियम हो जाएंगे और पोटेशियम हो जाएंगे। अपवाद में इनको हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। आप मतलब एक चीज समझ सकते हैं अपवाद में क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम सबसे यहाँ कठोर पढ़ रहे हैं कि जिनको साधारण ताप पर हम कठोर पढ़ रहे हैं, या साधारण ताप पर कठोर नहीं बल्कि सब मुलायम है, मतलब इसका क्या है, यह जस्ट उल्टा है, यह इसका उल्टा है। ठीक। अध्ययन कर रहे हैं, दोनों सेपरेट है, एक ही में, लेकिन हम इसको अलग लिखवा रहे हैं। गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, आप पढ़े होंगे गलनांक क्या होता है। गलनांक अगर कोई ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जा रहा है, मतलब कोई ठोस है उसको क्या करें, गर्म कर दे, गर्म करें वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। गलनांक कहलाएगा। क्वथनांक, क्वथनांक मतलब भाप बनकर उड़ना। अब क्या करें, जो द्रव है उसको और गर्म कर दे, द्रव को और गर्म कर दे, तो क्या बनेगा, वाष्प। मतलब यह दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट क्रिया है। कक्षा 9 में हो सकता है आप पढ़े हो कि ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, गैस का ठोस में, ठोस का द्रव में, इस तरह का बताया जाता है कि अगर ठोस को गर्म करे तो द्रव में कन्वर्ट होगा, द्रव को गर्म करे तो वाष्प में कन्वर्ट होगा। तो आप एक चीज़ जानिए, गलनांक और क्वथनांक इसीलिए एक ही में बोला गया, लेकिन हम अलग लिखवा रहे हैं। गलनांक क्या हो सकता है, अगर वे ताप जिसमें किसी ठोस को गर्म करे वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो क्या हो जाएगा, क्वथनांक। और
किसी पदार्थ को द्रव, कोई अगर पदार्थ द्रव अवस्था में उपस्थित हो उसको इतना गर्म करे कि वह वाष्प अवस्था में चला जाए, वाष्प के रूप में उड़ जाए, वह क्या कहलाएगा? क्वथनांक। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए गलनांक का। गलनांक का क्या होगा? वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। वह ताप जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उस धातु का गलनांक कहलाता है। उस धातु का गलनांक कहलाता है। यह तो परिभाषा किसका हो गया? गलनांक का। अब आप दोबारा लिखिए इसी नीचे, उसी के नीचे जस्ट हेडिंग डाल के क्वथनांक, इसको बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक को मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट मतलब गलने वाला, ठीक है, बॉइलिंग मतलब उबालना। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसकी परिभाषा लिखिए। क्वथनांक वह ताप है जिस पर धातु अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। क्वथनांक वह ताप जिस पर धातु अपनी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, क्वथनांक कहलाती है। अब एक बात करते हैं इसका उदाहरण। आप देखिए उदाहरण में आयरन, आप देखते हैं आयरन 1535 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक होता है। अगर हमको आयरन लोहे को पिघलाना हो, इसका गलनांक करना हो, मतलब अगर लोहे को ठोस से द्रव में कन्वर्ट करना हो तो 1535 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, और कॉपर को 1038 तक। आप एक चीज़ देखिए, यह क्या है? बहुत हाई टेम्परेचर है, मतलब कॉपर तो बहुत, आयरन कितना है? 1535 है, ठीक। उसके बाद कॉपर कितना है? 1038 है, मतलब बहुत हाई है। इतना गर्म करने के बाद तब क्या होगा? यह ठोस से द्रव अवस्था में कन्वर्ट होगा। फिर आप देखिए अपवाद में क्या है? सोडियम मात्र 98 डिग्री गर्म कर दे, यह तुरंत दूसरी अवस्था में चला जाएगा, है के। पोटेशियम को 64 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म कर दे, यह भी कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब कहाँ एक 1535 डिग्री तक गर्म करने पर यह द्रव में कन्वर्ट हो रहा है, अपनी अवस्था को परिवर्तित कर रहा है। कहाँ? एक सिर्फ 98। फिर देखिए यहाँ पर 1038 पर ही, और यहाँ कहाँ? 64 पर ही। तो आप इसको पहले आप गलनांक लिखेंगे, फिर क्वथनांक लिखेंगे, उदाहरण, फिर आप अपवाद लिखेंगे, इस तरह नोट करेंगे। तन्यता, डक्टिलिटी। तन्यता मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे हम तार बना सकते हैं। आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनसे हम महीन तार बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखिए। कुछ धातुएं सामान्यतः तन्य होती हैं, अर्थात इनसे पतले तार खींचे जा सकते हैं। अब एक चीज देखिए, मतलब ये कुछ आप सोना जानते होंगे, सोना सबसे तन्य धातु होता है। अब अगर इस 1 ग्राम सोना हो तो इसको हम 2 किलोमीटर लंबी महीन तार खींच सकते हैं, मतलब इतना पतला तार खींच सकते हैं कि लगभग कितना जाए? 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर। अपवाद देखिए, जिंक है, जिंक से कोई तार नहीं खींचा, मरकरी से भी नहीं और गैलियम से भी नहीं। आप टंगस्टन, एक चीज देखिए यहाँ पर नोट लिखा है, टंगस्टन से इतना महीन तार खींचा जा सकता है, इतना सूक्ष्म तार खींचा जा सकता है। अदृश्य मतलब सूक्ष्म मानिए, हाँ, सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म तार खींचा जा सकता है जो हमको दिखाई नहीं दे। तो आप नॉर्मली जानिए तन्यता क्या होता है। तन्यता मतलब तार खींचने वाला गुण। कुछ सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? तन्य होती हैं, इनसे क्या पतले तार खींचे जा सकते हैं। इसका उदाहरण क्या है? 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबाई महीन तार खींचे जा सकती है। अपवाद में क्या क्या हो जाए? जिंक, मरकरी और गैलियम।
अगर कोई पूछे कोई ऐसे धातु का नाम बताइए जिससे अदृश्य तार खींचे जा सकते हैं, तो वह नाम हो जाएगा टंगस्टन। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। गुण हम पढ़ रहे हैं भंगुरता। भंगुरता प्रेसिलेटनेस। आप जानते हैं सामान्य धातुएं कठोर होती हैं, सबको पता है धातुएं क्या होती है? कठोर होती है। अभी आप शुरू से पढ़ रहे हैं धातुएं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन तत्व अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाले क्या बनाता है? धातु बनाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण इनको विद्युत धनायन भी कहा जा रहा है। उसी तरह यहाँ पर अगला गुण है भंगुरता। भंगुरता क्या बोलेंगे इसको? कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं जिसके कारण इनमें भंगुरता का गुण आ जाता है। उसमें भी अपवाद क्या है? जिंक है। आप जहाँ देख रहे हैं जिंक बार बार मिल रहा है, तो आप अपने दिमाग में जिंक को जरूर रखते याद करते चलिए कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है। लास्ट है विलीयता। विलीयता मतलब सॉल्युबिलिटी, घुल जाए। आप यहाँ पर देखिए सामान्यतः धातुएं द्रव विलायकों में विलय नहीं होती है। मतलब विलायकों में क्या नहीं, विलय नहीं होती है। मतलब जो विलायक मतलब अगर पानी मान लीजिए कोई उसमें घुलेगा नहीं, इसलिए क्या बोला जा रहा है? विलयता का गुण क्या होगा? सामान्यतः धातुएं द्रव के विलायकों में विलय नहीं होती। आप इतना अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और सभी स्टूडेंट पढ़ाई करते रहे। स्टे एट होम, कोरोना वायरस से सभी लोग बचे रहे। हाँ, पढ़ाई करते रहिए। आपका जो प्री बोर्ड होगा यूपी बोर्ड कक्षा 10 का, वह जब फरवरी में ही होगा, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। जब भी कोचिंग खुलेगा तब आपको फिर से यह रिवीजन करवा जाएगा। आप जो हम अपना नोट्स बनवाए हैं जहाँ से भी 2-4 पन्ना छोड़ कर आप उसके आगे शुरू से इसको नोट करते चलिए प्लस याद करते चलिए, ताकि आपका सब्जेक्ट पूरा भी रहे। फिर जब कोचिंग खुले आपको हम रिवीजन करवाएं। बेस्ट ऑफ लक।